का कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन, सैलरीज अलाउंसेस, एड हॉक जजेस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये सारा कुछ अच्छे से बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पार्ट को जरूर देखें, इससे आपका सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप लॉ की स्टडी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं और हमें मोटिवेट नहीं करते, हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो ये 7-8 पॉइंट्स इसके जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं। सबसे पहले है इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हम इसको पढ़ेंगे आगे अच्छे से, फिलहाल मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। इसके पास जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिव्यू जुरिस्डिक्शन, and then is last is power to make any order for doing the complete justice under article 142। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में और जुरिस्डिक्शन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करूं तो आर्टिकल 129 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या बोला मैंने कि 129 आर्टिकल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसके पास वो सारी पावर हैं जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास होती हैं, इंक्लूडिंग द पावर टू पुनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब मेरे दोस्तों, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? आप इसको कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन भी बोल सकते हो, आप इसको कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन भी बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट पर्सन को पनिश करता है कंटेम्प्ट के लिए। अब मेरे दोस्तों, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा कोर्ट जिसके जितने भी जजमेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो भी जजमेंट देता है उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और फ्यूचर में आने वाले सिमिलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट के इस जितनी भी जजमेंट्स होती हैं जिनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा गया उनको रेफ़र किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। अब मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे देगा वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, उसको आगे फ्यूचर में एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा, उस जजमेंट को आगे एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा कि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दे दी तो वो जजमेंट एक रिकॉर्ड में मेंटेन की जाएगी और आगे उस रिकॉर्ड का यूज़ किया जाएगा। वैसे ही सिमिलर केस कोर्ट में आता है तो जो पहले वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो दी हुई है उसका रेफरेंस लेकर केस को डिसाइड किया जा सकता है, और ये सभी कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, आपको पता भी है। अब मेरे दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन गया तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी होनी चाहिए कि अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसको पनिश कर सके। तो यहीं से पावर निकल के आती है, पावर टू पुनिश द पर्सन, पावर टू punish the person for contempt। अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है फर्दर फ्यूचर के केसेस के लिए। और अगर कोई व्यक्ति उन सुप्रीम कोर्ट के उन डिसीजन को नहीं फॉलो करता तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस बंदे को जो डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा, जजमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसको पनिश कर सकता है। किस ग्राउंड पर? कि उस पर्सन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको ना मानने पर क्या हो जाएगा? वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन है जिसको एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 129 के अंडर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें केस हुआ था री विनय चंद्र मिश्रा
केस, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, री विनय चंद्र मिश्रा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो पर्सन को पनिश कर सकता है अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर कोई लोअर कोर्ट में कंटेम्प्ट करता है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता, उसको भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। आई होप आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे जुरिडिक्शन में चलते हैं जो कि है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब मेरे दोस्तों अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करूं तो आर्टिकल 131 ये बात करता है, हमें बताता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, इट मीन्स दैट कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एक केस को शुरुआत से सुन सकता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टांस पर केस जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको फर्स्ट टाइम उस केस को सुन रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब नीचे से कोई केस नहीं गया ऊपर, नीचे से अपील नहीं गई है, नीचे से कोई रेफरेंस नहीं गया है, जस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टांस से शुरुआत से उस केस को सुनेगा, वो होती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो मेरे दोस्तों आर्टिकल 131 के अनुसार 3 पॉइंट्स हैं जब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है। सबसे पहला, अगर कोई भी केस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बीच और दूसरी साइड एक या एक से ज़्यादा स्टेट हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के एक या एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर केस किया हो, तो ऐसे केस को कौन सुनता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई कुछ स्टेट या स्टेट्स एक साइड हो गए और बाकी स्टेट या स्टेट्स दूसरी साइड हो गए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एक साइड हो गए, उन्होंने केस कर दिया पंजाब और उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये दूसरी साइड हो गए। तो ऐसे केस भी कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर डायरेक्ट सुन सकता है। और तीसरा है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट आपस में केस फाइट कर रहे हैं या 2 स्टेट एक साइड हैं, 2 से ज़्यादा, और दूसरे 2 से ज़्यादा स्टेट दूसरी साइड हैं। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मैटर के ऊपर ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट तभी ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है, तभी ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है जब किसी प्रकार का कोई लीगल राइट के ऊपर बात हो, लीगल राइट के ऊपर बात हो। मतलब एक स्टेट, सेंट्रल बॉडी हमारा इसके ऊपर लीगल राइट बनता है, स्टेट बोलता है हमारा इसके ऊपर लीगल राइट बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारे विवाद होते हैं, 2 स्टेट्स के बीच होते हैं, सेंट्रल और स्टेट्स के बीच होते हैं, तो वो विवाद जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो लीगल राइट्स को लेकर होते हैं। सेंटर बोलता है हमारा इस पे राइट बनता है, स्टेट बोलता है हमारा इस पे राइट बनता है, या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बोलते हैं हमारा राइट बनता है। तो इन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट सुनता है। अगर मान लो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर केस कर दिया गया, कोई पॉलिटिकल फिलोसफी है उसको लेकर केस कर दिया गया, सेंटर बोलती है हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी बढ़िया है, स्टेट बोलती है हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी बढ़िया है, तो ऐसे केस, ऐसे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वही डिस्प्यूट जाएंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को सुनेगा जिनमें कोई लीगल राइट इन्वॉल्व होता हो। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसका मतलब है कि बेशक डिस्प्यूट सेंटर स्टेट के बीच हो, सेंटर स्टेट्स के बीच हो, स्टेट के बीच हो, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली केस को डिसाइड नहीं करता। अब कुछ एक एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, अर्थात इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली केस को नहीं सुनेगा, तो सबसे पहला है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट, कन्वेंशन विच वॉज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 131 है उसका प्रोवाइजो बताता है। आर्टिकल 131 का प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर स्टेट और स्टेट के बीच, स्टेट और स्टेट के बीच, वो डिस्प्यूट क्यों अराइज हो रहा है? ड्यू टू सम एग्रीमेंट, एंगेजमेंट, कन्वेंशन, ट्रीटी, जो कि
इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले साइन करी गई थी। तो ऐसे मैटर्स को अब आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। जैसा ट्रीटी एग्रीमेंट में लिखा होगा अपने मैटर को रिजॉल्व करने का प्रोसीजर, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें आर्टिकल 264 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 264 है उसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर, लॉ बनाकर, अगर दो स्टेट के बीच इंटर स्टेट रिवर्स का डिस्प्यूट कोई है तो उस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ऐसा लॉ बना सकता है। अर्थात लॉ बनाकर वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फ्रॉम डिसाइडिंग द मैटर विच इंक्लूड्स द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। अगर मान लो दो स्टेट क्या कोई रिवर डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट कानून बनाकर बोल सकता है कि इस डिस्प्यूट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, ये पार्लियामेंट लॉ बनाकर रिजॉल्व करेगा। दूसरा ये हो गया, इसमें भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा आर्टिकल 280, जो आर्टिकल 280 है वो ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी मैटर फाइनेंस कमिश्नर को रेफर किया हो तो उसके लिए भी उस मैटर को लेकर आप बाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हमारी ओरिजिनल जुरिडिक्शन खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रिट जुरिडिक्शन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं रिट जुरिडिक्शन की बात करूं तो आर्टिकल 32 के अंडर रिट जुरिडिक्शन की बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट की। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट जुरिडिक्शन है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल ही है। इट इज़ आल्सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इट इज़ आल्सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है कि एक पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। रिट जुरिडिक्शन में भी ऐसा होता है कि एक पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट फिर 5 जो रिट्स हैं वो इशू करके उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब जो रिट जुरिडिक्शन है वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही तो है एक तरह से, क्योंकि ओरिजिनल में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस में केस सुनता है और रिट में क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पर्सन जाएगा अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर फर्क क्या है कि जो रिट जुरिडिक्शन है इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। अर्थात अगर किसी का फंडामेंटल राइट खत्म होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है। आर्टिकल 226 में पर्सन हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन जो पहले हमने मैटर पढ़े थे आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर, उन मैटर्स में तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकता है, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। अर्थात जो रिट जुरिडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। उसमें ऐसा है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है 32 में। पर अगर मैटर्स 131 आर्टिकल वाले देखे जाएं जिसमें डिस्प्यूट सेंटर स्टेट के बीच हो, स्टेट के बीच हो, सेंटर स्टेट वन साइड और अदर स्टेट अदर साइड ऐसा हो, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है। हाई कोर्ट की तो वहाँ पे कोई बात नहीं उठती, वो एक्सक्लूसिव नेचर की थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूँ रिट्स की तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। पार्ट 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये पार्ट 3 कवर करता है और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया है, 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात है, 14 से बेसिकली राइट इक्वलिटी हो जाता है शुरू, फिर 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 32 तक हमारे राइट्स हैं। अगर आपने इन राइट्स के बारे में जानना है तो हमने अलग से वीडियो बनाई है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो ये है हमारी रिट जुरिडिक्शन। तो 5 टाइप्स की रिट है सुप्रीम कोर्ट ने को इशू करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। पहला है हैबियस कॉर्पस जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। दूसरा है रिट ऑफ मैंडामस जिसका मतलब होता है टू गिव द कमांड। तीसरी रिट ऑफ सर्शरी जिसका मतलब टू सर्टिफाई। चौथी रिट ऑफ प्रोहिबिशन जिसका मतलब किसी को रोकना कुछ काम करने से। 5वां रिट ऑफ क्वा बरंटो विच मीन्स बाई वट वारंट यू आर होल्डिंग द पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस। अगर इसके बारे में अच्छे से जानेंगे किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी आगे चलते हैं। जो तीसरी जुरिडिक्शन है वो है अपीलियर जुरिडिक्शन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं अपीलियर जुरिडिक्शन की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी अपील्स भी जाती हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील में डिसीजन दे दिया उसके बाद अब
केस द्वारा से किसी और कोर्ट में जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, अपेक्स कोर्ट ऑफ अपील। अब मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द appellate jurisdiction in on constitutional matters, on civil matters, on criminal matters, and also there is one provisions of appeal, that is appeal by special leave, appeal by special leave। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात करूं तो कोई भी केस जो हाई कोर्ट में चला हो, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन से केस हो सकते हैं? एक तो फंडामेंटल राइट का केस हो सकता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट कोई लॉ बना दिया और नीचे वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। तो अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, हाई कोर्ट अदर मैटर्स, फंडामेंटल राइट और अदर मैटर्स, इन मैटर्स को लेकर अगर हाई कोर्ट में केस चला है और हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट दिस केस इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लें, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चला हुआ है और हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा आपको इस चीज़ का कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर आप केस कर सकते हो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो हाई कोर्ट ने रॉन्गली डिसाइड किया है, गलत डिसाइड किया है, देन पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। पर मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तभी मूव हो सकते हैं आप अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देगा कि केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है, जिसको डिस्कस करना, जिसको इंटरप्रेट करना, जिसको बताना सुप्रीम कोर्ट के जरिए बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि हाई कोर्ट ने इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को wrongly डिसाइड किया है, हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दिस सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ wrongly एंड देयरफॉर अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात, दूसरी है अपील इन सिविल केसेस, अपील इन सिविल केसेस। तो ये आर्टिकल 133 इसकी बात करता है, आर्टिकल 133 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आप आर्टिकल 132 लिख सकते हो, 132 अपीलेज जुरिडिक्शन की बात बेसिकली आर्टिकल 132 में करी गई है, ठीक है। अब 133 में क्या है, अगर मान लो कोई भी सिविल मैटर का केस है, कोई जजमेंट है, कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर, अगर कोई फाइनल ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री है, सिविल राइट इन्वॉल्व है जिसमें, और हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि दिस केस इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मेन बड़ा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर किसी केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। तो अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट दे देता है, अब आप बोले सर्टिफिकेट क्या है, तो बच्चों सर्टिफिकेट आर्टिकल 134A इससे डील करता है। हाई कोर्ट लिख कर देता है कि ये जो केस है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था और हमने डिसाइड किया। तो यहाँ भी अगर सिविल केस कोई चला हुआ है, कोई जजमेंट डिक्री हाई कोर्ट ने पास करी और वो जजमेंट डिक्री जो है हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि ये केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व करती है और आप सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो कि सही तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है, रॉन्गली डिसाइड हुआ है, तो आप प्लीज़ इस अपील को एक्सेप्ट कीजिए। तो सिविल मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं क्रिमिनल मैटर की बात करूं तो आर्टिकल 134 इससे डील करता है। आर्टिकल 134 जो है वो भी यही बोलता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी, कोई सेंटेंस किसी को दी और इसमें दो बातें हैं, तो आप हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब यहाँ पे अपील दो पॉइंट पर हो सकती है, एक तो विद द हाई कोर्ट सर्टिफिकेट, विदाउट, एक तो विदाउट हाई कोर्ट सर्टिफिकेट और एक हो सकती है विद हाई कोर्ट सर्टिफिकेट। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो आप ऊपर वाले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। एक तो तब जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे, सर्टिफिकेट क्या देगा मैं बताऊंगा आपको, कौन से आर्टिकल में सर्टिफिकेट दिया जाता है मैंने पहले बताया 134A में, और दूसरा
हाई कोर्ट के बिना सर्टिफिकेट के दिए भी अपील की जा सकती है ऊपर। तो कब, देखो अगर मान लो नीचे वाली कोर्ट ने किसी पर्सन को एक्यूटल कर दिया था, एक्यूटल मतलब निर्दोष घोषित कर दिया था नीचे वाली कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, और हाई कोर्ट के पास जब अपील गई तो हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया और डेथ सेंटेंस का उसे ऑर्डर दे दिया। अर्थात नीचे वाले कोर्ट में जो कोर्ट था उसने बोला पर्सन निर्दोष है, पर जब अपील की गई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट पाया और उसको बोला इसको डेथ सेंटेंस होती है, डेथ सेंटेंस होती है। तो इस केस में जो बिना आप हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। पहला पॉइंट ये आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लो नीचे वाले केस में नीचे वाली कोर्ट में केस चला हुआ है और हाई कोर्ट क्या करता है, नीचे वाले कोर्ट से केस बुलाकर अपने पास किसी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ दे देता है। मतलब नीचे वाले कोर्ट में केस चला था पर हाई कोर्ट को लगा नीचे वाला कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, उसने केस अपने पास बुलाया और डेथ सेंटेंस दे दी किसी पर्सन को। तो ऐसे केस में भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इवन हाई कोर्ट के बिना किसी सर्टिफिकेट के। एक तो ये हो गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया हाई कोर्ट ने फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकते हो। एक, जब आपको सर्टिफिकेट देगा हाई कोर्ट तब आप अपील कर सकते हो। इसमें कौन से केसेस आएंगे बच्चों, इसमें केस आएगा अगर मान लो किसी भी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि भाई इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ये बोलकर कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था और हाई कोर्ट ने इसको रॉन्गफुली डिसाइड किया है, सही से डिसाइड नहीं किया है। आई होप आपको 3 मैटर्स में समझ आ गई होगी अपील। और लास्ट है अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन। तो मेरे दोस्तों अगर मैं अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन की बात करूं तो आर्टिकल 136 जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। इसमें क्या है, इसमें हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी पर्सन को लीव देगा, परमिशन देगा, अपील किया नहीं देगा, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। इन चीज़ों में जब आप आ रहे थे, इन चीज़ों में बंदे का मैटर ऑफ राइट बन जा रहा था। अगर केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप ऊपर जा सकते हो। अगर केस जो है उसमें एक बंदे को नीचे वाले कोर्ट ने एक्यूटल कर दिया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दी, तो आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे मैटर ऑफ राइट की बात थी, लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन में आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि किसी के अगेंस्ट मुझे अपील सुननी है तो वो सुनेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ना भी सुने। इसमें एक और बात, यहाँ पे जो स्पेशल लीव पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किसी फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट भी जा सकती है या ऑर्डर चाहे फाइनल हो ना हो तो भी जा सकती है। यहाँ पे तो जितने भी हमने पढ़े वहाँ पे जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर आ चुका था। इसमें चाहे फाइनल ऑर्डर ना हो, कोई इंटरलोक्टरी ऑर्डर ही हो, उसके अगेंस्ट भी आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 136 में दी गई है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अलो करे स्पेशल लीव के लिए या ना करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया तो एनी पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री और सेंटेंस और ऑर्डर वेदर फाइनल और नॉट फाइनल ऑफ द हाई कोर्ट। आई होप आपको अपील है जो अच्छे समझ आ गई होगी। मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं पे मेरे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करें। हमारा गूगल पे नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा 8219820461 8219200461 हमारा गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आप प्लीज़ आप हमें इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। और साथ दोस्तों हमारा एक नया चैनल है ब्लॉगिंग का जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। आप प्लीज़ जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी हमें अपना प्यार दें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मेरे दोस्तों जो अगली जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करूँ तो आर्टिकल 143 इससे डील करता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकते हैं किसी भी मैटर के ऊपर जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व होता है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हुआ है या अराइज हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, इसलिए इसको डिसाइड भी करना चाहिए। तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रेफरेंस भेज सकते हैं कि प्लीज़ आप इस पर अपना
जो अपनी जो है वो राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। ये आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन में, आप अपनी एडवाइस दीजिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एडवाइस देना बाइंडिंग नहीं है, वो एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं कि हमने एक आर्टिकल 131 अभी पढ़ा, हमने आर्टिकल 131 का एक प्रोवाइजो पढ़ा था हमने, प्रोवाइजो। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एग्रीमेंट, ट्रीटी, एंगेजमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले स्टेट्स के बीच या स्टेट और सेंटर के बीच बना हुआ है और उसकी वजह से आज कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहीं पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस मांगते हैं किसी चीज़ को लेकर उस मैटर पर, अर्थात प्रोवाइजो में जो मैटर डिस्कस किया उसको लेके प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइस मांग रहे हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस देनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहीं पे मेरे दोस्तों आपको बता दूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी एडवाइस मिलती है उस एडवाइस को मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपनी मर्जी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होती। मेरे दोस्तों बहुत सारे मैटर्स में प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है। री बेरीबरी यूनियन केस, दिस केरला एजुकेशन बिल, बहुत सारे ऐसे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। अभी तक तो बहुत सारे आ गए हैं। तो ये हमारी आती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसके अलावा मेरे बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे रिव्यू जुरिडिक्शन की। तो मेरे दोस्तों अब है हमारे पास रिव्यू जुरिडिक्शन, आर्टिकल 137 इससे डील करता है। तो मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है। रिवाइजरी जुरिडिक्शन इसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको वो बाद में रिव्यू भी कर सकता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हर एक डिसीजन को रिव्यू नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं लॉ मेड बाई पार्लियामेंट के जरिए भी रेगुलेट किया जाता है। अगर मान लो किसी डिसीजन में कोई एरर शो हो रहा है, कोई एरर शो हो रहा है या कोई मिस्टेक और एरर ऑफ द फैक्ट ऑन द रिकॉर्ड शो हो रही है और एनी सफिशिएंट रीज़न है, तभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को रिव्यू करता है। हर मैटर में डिसीजन को रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो दिस इज आल्सो ए जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन आल्सो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लिख सकते हो आर्टिकल 142। इस आर्टिकल का यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो अयोध्या डिस्प्यूट हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, उसमें इस आर्टिकल का यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पास एनी ऑर्डर फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। आर्टिकल 142 ये बोलता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, इवन आउट ऑफ लॉ जाकर भी जस्टिस के लिए, इक्विटी के लिए वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे दूसरे चैनल ब्लॉग द ट्विंस को जरूर सब्सक्राइब करें, उसको अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। और साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट करें। हमारे गूगल पे नंबर 82 198 20 461 पे आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट भी करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।